वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। कि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में शामिल होने वाले विद्यार्थी है और आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर 19 फरवरी का होने वाला है, तो बिल्कुल अब तैयार हो जाइए आप। बिल्कुल वक्त बदलने का समय आ गया है। जो बीत गया उसे बिल्कुल सोचा नहीं कीजिए, जो आने वाला है उसके बारे में सोचिए। यानी बहुत कम समय में आप चाहते हैं कि सोशल साइंस के सारे सब्जेक्टों का एक ही जगह वीडियो मिल जाए और एक ही जगह क्वेश्चन मिल जाए, जिससे आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को हल करना बहुत आसान हो जाए। तो बिल्कुल इस वीडियो में वही लेकर आ गए हैं। तो चलिए देरी किस बात की, इस यूट्यूब चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अब आपके पास जो समय है उसमें वही प्रश्न पढ़ना है जो बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाए। तो आपको बता दें कि 80 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे एसएसटी से, जिसमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो चलिए हम फटाफट बता देते हैं आप लोगों को 1 से 80 प्रश्न, वह वैसा प्रश्न जो बिल्कुल चुना हुआ प्रश्न है सोशल साइंस के सभी विषयों से। तो चलिए हम देरी नहीं करते वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। तो यह प्रश्न दिया हुआ है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, याद करके रख लेना है कि जल की अधिकता नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण होता है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरी नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, तो बिल्कुल याद रखना है कि आयताकार होनी चाहिए, इसलिए 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग फटाफट इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और वीडियो पर शुरू से अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि इसमें 40 वैसे प्रश्न बताया जा रहा है जो बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप देरी मत कीजिए, बिल्कुल फटाफट वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और एक लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना है, क्योंकि इस वीडियो को अगर शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपका निश्चित रूप से एसएसटी का झंझट सारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको गारंटी के साथ हम बोल रहे हैं कि इसमें से ही 40 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। 3 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। तो 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर याद रखना है कि रूस और जर्मनी के बीच ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुआ था, इसलिए 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगली प्रश्न यानी 4 नंबर प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न, वायरल प्रश्न है, चुना हुआ प्रश्न है, सोशल साइंस के सारे सब्जेक्टों से। तो बिल्कुल आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए, क्योंकि आप लोगों को अगर इस तरह के वीडियो मिस करते हैं तो बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में कम नंबर आ जाएगा। तो 4 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। यहां 2 प्रश्न आपके सामने है। पहला है कि मार्च 1946 में जो समझौता हुआ था वो किन के बीच हुआ था, तो वियतनाम और फ्रांस के बीच हुआ था, याद रखना है। इस समझौता को किस नाम से जाना जाता है यह पूछा जा रहा है। तो 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर यानी इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है, बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि ये जनेवा समझौता हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं 5 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। पूर्ण स्वराज की मांग जो है प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया था यह पूछा जा रहा है। तो याद रखना है कि 1929 लाहौर, यानी ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फटाफट आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो अगर छूट जाए तो बिल्कुल आप लोग निराश हो जाइएगा एग्जाम के रिजल्ट के बाद। तो चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी। वल्लभ भाई पटेल जो थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका बारदोली, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। बारदोली आंदोलन के दौरान उनको सरदार की उपाधि दिया गया था। बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए लाइक करके, क्योंकि दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा तो बिल्कुल आपके दोस्त भी खुश हो जाएंगे इस तरह की वीडियो देख के। तो 7 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। बिल्कुल याद रखना है कि 1881 ईस्वी में भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था। तो 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो गया। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं और 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल 1 से 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वायरल प्रश्न, बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले चुना हुआ प्रश्न। तो दिया हुआ है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ।
पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन है अर्थात श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ। किस वर्ग का? श्रमिक वर्ग, यानी ऑप्शन है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। बिल्कुल फटाफट आप लोग 1 से 80 वस्तु प्रश्न देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो देखने के बाद आपका सारा वीडियो देखने की झंझट खत्म हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो याद रखना है कि औद्योगिक क्रांति सबसे बड़ी क्रांति थी, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। बिल्कुल आप लोग भी आंसर कमेंट में देते चलिएगा, क्योंकि आपको भी पता चल जाए कि आप कितना प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो 10 नंबर प्रश्न देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर 1990 के दशक में हुआ था, इसलिए 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है यानी बाइबिल पुस्तक, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही। बाइबिल पुस्तक की छपाई गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किया था। अगली प्रश्न यानी 12 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां हुई? 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर चीन। बिल्कुल वायरल पेपर, वायरल प्रश्न, इस तरह के प्रश्न अगर आप छोड़ते हैं तो बोर्ड एग्जाम में कम नंबर आ जाएगा, इसलिए 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो गया। बिल्कुल वॉच कर लीजिए फुल, और चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिए, क्योंकि इस चैनल के द्वारा जो भी वीडियो बनता है वह बिल्कुल इंपॉर्टेंट बनता है। तो 13 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक के प्रजनन को प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन जो होता है 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर यानी एंड्रीन होता है, इसलिए 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, याद करके रख लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। देरी नहीं करते हुए फटाफट हम लोग एक एक प्रश्न देख लेते हैं, ताकि हमारा कम समय व्यर्थ हो और आप लोग के लिए बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त हो जाए। तो 14 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत तत्वों का जो है केंद्रण बढ़ा है, संकेंद्रण, वह तत्व आपका हो जाएगा आर्सेनिक तत्व, इसलिए 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो गया। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि संविधान की धारा 21 संबंध है। संविधान की धारा 21 किससे संबंध है? याद रखना है कि वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए संविधान का धारा 21 संबंध है। अगली प्रश्न यानी 16 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? यानी बिहार में कितने प्रतिशत वह क्षेत्र है जिसमें वन का फैलाव किया गया है, पेड़ पौधों का फैलाव है? तो याद रखना है कि 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर जो होने वाला है वह आपका 15%, बिल्कुल याद रखना है। अगली प्रश्न को बढ़ेंगे और 17 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बॉक्साइड। याद रखना है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइड की आवश्यकता पड़ती है। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल हम लोग देरी नहीं करते हुए 10-15 मिनट के अंदर में वीडियो कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? भारत का वह कौन से राज्य है जहां सर्वाधिक संभावनाएं हैं? किसकी? तो सौर ऊर्जा की। तो याद रखना है कि इसकी सही उत्तर राजस्थान होने वाला है। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर खिलौना उद्योग जो है बिल्कुल छोटे पैमाने का उद्योग है, याद रखना है खिलौना उद्योग। अगले प्रश्न 20 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए यानी 10 कितना है? 10 आर्थिक क्षेत्र जो है बिल्कुल विकसित हुए हैं। अगली प्रश्न यानी 21 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 21 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है वह आपका 6283 यानी 6283 किलोमीटर बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई होने वाली है। चलिए अगली प्रश्न यानी 22 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि तौल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो तौल चिन्ह की सहायता से किसी विशेष स्थान की ऊंचाई जो मापी जाती है उसे कहा जाता है विशेष ऊंचाई। याद रखना ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगली प्रश्न को बढ़ाएंगे उससे पहले फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? किसने किया था?
था। तो याद रखना है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगली प्रश्न यानी 24वां प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। तो याद रखना है कि नर्मदा घाटी परियोजना जो है आपको गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से नर्मदा घाटी परियोजना संबंधित है। अगली प्रश्न 25वां प्रश्न देखेंगे। बिल्कुल हम लोग देरी नहीं करते हुए वीडियो को कंप्लीट करने वाले हैं, तो जल्दी फटाफट शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। 25वां प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्रमाण माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्रमाण माना जाता है। तो याद रखना है कि 25वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात राजनीतिक दल को जो है लोकतंत्र का प्रमाण माना जाता है, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। 26वां प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है। तो श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की जो भाषा है 26वां प्रश्न का याद रखना है सिंहली भाषा श्रीलंका में सबसे अधिक बोली जाती है। अगली प्रश्न यानी 27वां प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। याद रखना है कि तृतीय क्षेत्र को जो है सेवा क्षेत्र कहा जाता है। अगली प्रश्न यानी 28वां प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, कब हुई थी यह पूछा जा रहा है। तो 28वां प्रश्न का सही उत्तर 1995 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुआ था। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 29वां प्रश्न दिया हुआ है कि सबसे पहले भूमिगत रेल कब बनी। सबसे पहले भूमिगत रेल यानी जमीन पर चलने वाला रेल कब बना था। तो याद रखना है कि 1863 ईस्वी में सबसे पहले भूमि पर चलने वाला रेल बना था। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे उससे पहले फिर से एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो बिल्कुल लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो हर कोई के देखना जरूरी है। तो 30वां प्रश्न दिया हुआ है कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है। तो 30वां प्रश्न का सही उत्तर है गिरमिटिया मजदूर अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 31वां प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। तो याद रखना है कि 31वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात चीन में हुआ था। बिल्कुल ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है, चीन में मुद्रण तकनीक का विकास हुआ था। अगली प्रश्न यानी 32वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि अल हिलाल का संपादन किसने किया था। तो अल हिलाल का संपादन जो है याद रखना है कि मौलाना आजाद के द्वारा किया गया था अल हिलाल का संपादन। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 33वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि रूसी क्रांति के समय वहां का शासक था। तो रूसी क्रांति के समय वहां का जो शासक था जार निकोलस द्वितीय था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है, जार निकोलस द्वितीय रूसी क्रांति के समय वहां के शासक थे। अगली प्रश्न 34वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि सन 1870 में फ्रांस और पर्शिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो सन 1870 में फ्रांस और पर्शिया के बीच जो युद्ध हुआ था वो याद रखना है कि सेडौन के युद्ध में हुआ था, सेडौन के नाम से जाना जाता है। अगली प्रश्न 35वां प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिया हुआ है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस किसकी रचना है। याद करके रखना है कि वार एंड पीस जो है लियो टॉलस्टॉय की रचना है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो गया। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 36वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। तो 36वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन है अर्थात 1907 ईस्वी में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और 37वां प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। याद रखना है कि रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था, इसलिए ऑप्शन इसका ये बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 38वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की। तो याद रखना है कि जमशेदजी टाटा के द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो है 1907 ईस्वी में किया गया था, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 39वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो 39वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा का विस्तार सबसे अधिक है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 40वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो याद रखना है कि ऑप्शन डी अर्थात पंडित नेहरू के द्वारा देश के बांधों को मंदिर कहा गया था। तो बिल्कुल इस वीडियो में हम 1 से 40 क्वेश्चन इस प्रश्न बता दिए जो बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो बिल्कुल लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।